टॉपिक देखते हैं, अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। वर्ल्ड में कुछ लोकेशन है जहां पे रेगुलर अर्थक्वेक अकर होता है। तीन लोकेशन है। एक लोकेशन है एटलांटिक ओशियन के मिडल में, तो उसको मिड एटलांटिक रिज कहते हैं। दूसरा है पैसिफिक ओशियन के पेरिफेरी में, तो उसको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। एंड थर्ड है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, स्टार्ट होता है आइसलैंड से और खत्म होता है इंडोनेशिया। सो आइसलैंड यूरोप में, देन उसके बाद टर्की, टर्की के बाद ईरान, पाकिस्तान, देन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, देन इंडोनेशिया एंटिल ऑस्ट्रेलिया तक ये पूरा एक्सटेंड करता है। सो टर्की एंड सीरिया ये लोकेटेड है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, ये लोकेटेड है। तो वहां पे रेगुलर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। एंड 7.8 स्केल का अर्थक्वेक क्वाइट हाई है। कल जब मैं न्यूज रिपोर्ट देख रहा था तो कल तक अराउंड 40,000 लोगों का डेथ है। ये कंफर्म डेथ है। और ये कंफर्म डेथ कैसे काउंट करते हैं? जिनका डेड बॉडी हम रिकवर कर पाते हैं। अभी वहां पे विंटर भी बहुत सीवियर है, वहां पे रेनफॉल भी हो रहा है। तो उस केस में जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है उनके लिए बहुत डिफिकल्टी पोज हो रहा है कि कैसे डेड बॉडी को निकालें। और कितने लोग वहां पे डिस्प्लेस हो गए होंगे, कितने लोगों का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया होगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक वेबसाइट है, अभी वहां पे कुछ बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया है अर्थक्वेक की वजह से। तो उन बच्चों का डिटेल्स वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है और ग्लोबल कम्युनिटी को कह रहा है कि आप इनको अडॉप्ट करो, क्योंकि आप अडॉप्ट करोगे तो फिर इनको बेटर फ्यूचर मिलेगा, अदरवाइज इनका फ्यूचर ठीक नहीं है। प्लस टर्की तो फिर भी टू सम एक्सटेंड इट इज डूइंग वेल, बट सीरिया का कंडीशन इकोनॉमिकली पहले से भी खराब था, सिक्योरिटी वाइज भी खराब था, एंड प्लस दिस नेचुरल डिजास्टर। सो वर्ल्ड में तीन मेजर लोकेशन है जहां पे डिजास्टर हो सकता है, एंड टर्की उस एक मेजर लोकेशन में आता है, नंबर वन। नंबर टू, अर्थक्वेक क्या होता है? ये एक डिजास्टर है। अर्थ के अंदर कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी जब रिलीज होता है तब अर्थक्वेक रिजल्ट करेगा। अर्थ के नीचे रॉक्स है, रॉक्स का जब मूवमेंट होता है तब उसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होगा। इन शॉर्ट, अर्थ के अंदर कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ, एनी फॉर्म में डिस्टरबेंस हुआ, वो अर्थक्वेक लेके आएगा। इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर सकते हैं, और इसको रिलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंट डिजास्टर के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। इसका सोर्स है वॉल्यूम 134 ऑफ करंट अफेयर्स। ये बाय टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग रिलीज करेंगे, तो उसमें बाकी का डिटेल भी मेंशन है। तो इसको देख लेते हैं हम अब। आउटलाइन क्या है? तो फर्स्ट हम देखेंगे रीसेंट इवेंट क्या है, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है। अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक के पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है, कैसे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? तो अर्थक्वेक को तीन तरीके से मेजर करते हैं। अर्थ के अंदर एनर्जी कितना रिलीज होता है, जब वो एनर्जी रिलीज होता है तो उसका मूवमेंट कैसे होता है, वो मूव कैसे करता है, मोशन क्या है, और थर्ड उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये तीन वे में हम उसको मेजर करते हैं। क्या अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है, जैसे सुनामी अभी आ रहा है, तो मैंने प्रिडिक्ट किया कि सुनामी जो है वो कल मॉर्निंग में तमिलनाडु के कोस्ट पर स्ट्राइक करेगा। तो मेरे पास अभी से 12-15 आवर तो है ना, मैं वहां पे जाके लोगों को इवैक्यूएट कर सकता हूँ। बट अर्थक्वेक के अंदर प्रिडिक्शन करना अर्ली बहुत डिफिकल्ट है। से अभी अर्थक्वेक आने वाला है, कब आने वाला है? 11 o'clock को आने वाला है, अभी 10:30 तो हो गया, हाफ एन आवर में हम क्या रेस्क्यू करेंगे? तो अर्थक्वेक का इंस्टेंट प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। और वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार जब स्ट्राइक हो जाता है तब हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक है। रीजन है अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं, और वो चेंजेस किस जगह पे रिलीज होगा ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टेक्निकली यस, बट प्रेडिक्शन सेफ टाइम से पहले ये डिफिकल्ट है। तो अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन सक्सेसफुली करना बहुत डिफिकल्ट है। अर्थ वर्ल्ड में डेडलीस्ट अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे आए थे? इंडिया अभी टर्की को कैसे हेल्प कर रहा है? सो वन ऑफ द फ्यू कंट्री है जिसने पहले एड टर्की को सेंड किया, वो हमने सेंड किया। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक अकर हो सकता है, तो ये पूरा आउटलाइन है इस टॉपिक का, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, 6 फरवरी 2023 को अर्ली मॉर्निंग 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सीरिया में अकर हुआ था। और ये 1939 में सीरिया में एक अर्थक्वेक आया था, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है अभी हमने एक्सपीरियंस किया।
अर्थक्वेक जब अकर होता है तो एक उसका एपी सेंटर पॉइंट होता है, विच मीन्स जहां से अर्थक्वेक के वेव ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका एपी सेंटर था गाजियनटेप, इसका एपी सेंटर था, और वहां पे 7.8 मैग्नीट्यूड का हमने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे डार्क रेड कलर देखो, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, और यहाँ पे ऑरेंज कलर देखो विच इज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। जैसे जैसे मैं एपी सेंटर से दूर जा रहा हूं तो लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इट इज डिक्रीजिंग। जो एपी सेंटर है वहां पे ज्यादा होता है, तो इसलिए जब भी कोई अर्थक्वेक अकर होता है तो उसको हम ऐसे कहते हैं कि अर्थक्वेक का एपी सेंटर कहाँ पे है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम डैमेज होने के चांसेस कहाँ हैं। ये रीजन साउथ ईस्ट टर्की का रीजन है एंड सीरिया का रीजन है। तो सीरिया का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन एंड टर्की का साउथ ईस्ट पोर्शन, वहां पे ये स्ट्राइक इसने किया। सीरिया में कम इंटेंसिटी हुआ बट मेजर डिजास्टर, मेजर डिस्ट्रक्शन टर्की में हुआ। विद इन स्पैन ऑफ 12 आवर्स वहां पे 41 और अर्थक्वेक आए जिनका मैग्नीट्यूड 4 और उससे ज्यादा था। अगर कोई प्लेन रीजन है तो वहां पे 5 तक का अर्थक्वेक आता है तो उतना डैमेजिंग नहीं है। अगर माउंटेनस रीजन है तो वहां पे 4.5 का अर्थक्वेक आता है तो इट इज सेफ, तब तक सेफ है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर होता है तो प्रॉब्लम है। तो इमेजिन करो कि जहां पे 4.5 सेफ है वहां पे 7.8 आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल कंसिडर करो, तो इट वॉज वेरी डैमेजिंग। कल इवनिंग तक 25,000 लोगों का डेथ ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था। प्लस इसके अंदर कुछ और मैंने देखा कि कल जब मैं न्यूज देख रहा था तो टर्की ने 40 लोगों को अरेस्ट किया है, बुक किया है, और वो लोग लूट रहे थे या रॉबरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। तो ये टिपिकल लाइक आपदा में अवसर है ना, कि कहीं पे अर्थक्वेक हुआ, लोगों का डेथ हो गया, लोगों का प्रॉपर्टी लॉस हुआ, और वहां पे कुछ लोग लूट रहे हैं। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि वैल्यू का डिग्रेडेशन जो है वो हमें अपने आजू बाजू ही दिखता है ना। फॉर एग्जांपल हम इंडिया को एक यूज करते हैं, पर ये ऐसा नहीं कि ये ग्लोबल फिनोमिनन है, हर जगह पे वैल्यू डिग्रेड हो रहा है। मतलब एवरीवेयर पीपल इज थिंकिंग कि जैसे कोई प्रॉब्लम है कैसे उसका फायदा उठाएं। तो 40 लोगों को उन्होंने बुक किया वहां पे। जब एक बार अर्थक्वेक खत्म हो जाता है उसके बाद और माइनर शॉक हमें मिलता है, माइनर अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, एंड उसको हम आफ्टर शॉक कहते हैं। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि क्यों टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक अगर होता है। तो आप कुछ प्लेट को कंसिडर करो। एनाटोलियन प्लेट, ये एरो को देखो, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अरेबियन प्लेट, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अफ्रीकन प्लेट इसके साउथ में है, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। फिर उसके बाद यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट, जिसमें से एनाटोलियन एंड अरेबियन प्लेट ये माइनर प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट को देखोगे तो ये मेजर प्लेट है। तो ये चार प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। जहां पे भी प्लेट एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पे भी प्लेट टूट के एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो जब दूर जाते हैं उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, जब पास में आते हैं उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो उस जगह पे अर्थक्वेक अकर होगा, वोल्केनो अकर होगा, सुनामी अकर होगा, वहां पे माउंटेन का बिल्डिंग होगा। सो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, ये हमारा मेडिटेरियन रीजन है, और इस रीजन को आप देखोगे तो ये डिजास्टर प्रोन रीजन है, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। तो यहाँ पे टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, वहां पे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बिटवीन अफ्रीकन, अरेबियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट एंड एंटोलोनियन टेक्टोनिक ब्लॉक, इनके बीच में इंटरेक्शन है। तो मल्टीपल प्लेट यहाँ पे मिलते हैं। हिमालयन रीजन पे दो ही प्लेट इंटरेक्ट करते हैं, एक यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, तो इतना ज्यादा हमें डिस्ट्रक्शन दिखता है। तो इमेजिन कर रहे हो जहां पे मल्टीपल प्लेट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस वहां पे ओशन भी है, प्लस वहां पे कॉन्टिनेंट भी है, तो ह्यूज वहां पे इम्पैक्ट होगा। तो आप इसका लोकेशन देखोगे तो लोकेशन इसका यहाँ पे है, समवेयर अराउंड मेडिटेरियन सी के क्लोजर इसका लोकेशन है। यहाँ पे कुछ डोमिनेंट स्ट्रक्चर हैं, वो डोमिनेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ रेड सी रिफ्ट। देखो यहाँ पे स्प्रेडिंग साइट है, यहां से ये दोनों डाइवर्ज कर रहा है प्लेट। उसके बाद डेड सी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म का मतलब दो प्लेट एक दूसरे के से आके मिलते हैं, दोनों का डेंसिटी सेम होता है और दे कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो बिकॉज ऑफ डेट रबिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। तो डेड सी का ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है यहाँ पे।
उसके बाद नॉर्थ एंटोलिया फॉल्ट है यहाँ पे, ये वाला, दिस वन। और ये डेड सी वाला फॉल्ट है, ये नॉर्थ एंटोलियन है। और एक क्रिप्टिक आर्क है, वो इसमें नहीं दिख रहा है, सिप्रियन आर्क, बट यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, ये वाला, देखो, देखा, दिस वन। ये सिप्रस यहाँ पे कंट्री है, सिप्रिक आर्क है यहाँ पे। तो इन चार डोमिनेंट स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है। सो ये रीजन को आप देखोगे तो बहुत ही प्रोन है अर्थक्वेक को लेके। टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्डोगन, उन्होंने कहा कि अभी जो टर्की में अर्थक्वेक आया था वो 1939 के बाद वर्स्ट डिजास्टर है। 1939 में इर्जिकन अर्थक्वेक वहां पे अकर हुआ था, और जिसके वजह से इर्जिकन प्लेन और केल्किट रिवर वैली उसको नुकसान हुआ था। समवेयर अराउंड 33,000 लोगों का वहां पे डेथ हुआ था। और ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन में लाई कर रहा है, जो अभी यहाँ पे अर्थक्वेक अकर हुआ वो भी इसी फॉल्ट जोन में लाई कर रहा है, जिससे सरफेस फॉल्टिंग हुआ और सुनामी वहां पे अकर हुआ था। और सुनामी के इफेक्ट है वो हमें रशिया, यूक्रेन वहां तक भी देखने को मिला था, इस इतना ह्यूज इसका इम्पैक्ट था। सो 1939 में जो डिजास्टर आया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उसके 100 ईयर के बाद अभी यहाँ पे डिजास्टर अकर हुआ। अर्थक्वेक कैसा होता है कि जहां पे भी प्रोबेबल एरिया है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, और वो वहां पे अर्थक्वेक बिल्डअप होते रहता है, और उसके बाद जब एनर्जी सफिशिएंट हो जाए तो फिर वहां पे सडन लैंड शिफ्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा लोकेशन है तो हमें दो काम करना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए कि वहां पे साइंटिफिक फोरकास्टिंग को हम बहुत अच्छे से करें, और नंबर टू वहां पे कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करें कि जब अर्थक्वेक होता है तो मिनिमम से मिनिमम लोगों का डेथ हो। नेपाल में जब 2015 में अर्थक्वेक आया था तो उसके बारे में ऐसा कहा गया कि अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय नेचर बट कैजुअलिटी इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। हमने क्या किया है कि हैबिजार्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया। हमें पता है कि ये एक्टिव फॉल्ट जोन में आ रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है, मे बी नेक्स्ट 50 ईयर, 100 ईयर में। तो हम वहां पे कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, हम वहां पे वर्टिकल वे में क्यों ग्रो करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। बट हमारा ग्रीड है, या हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और जिसकी वजह से हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरे अर्थक्वेक टर्की में अभी रिसेंट टाइम में आया होगा इसी लोकेशन पे, तो 2020 में आया था। 2020 में दूसरा, फिर उसके बाद 2011 में, 10 में, 1999 में। तो आप ऐसा देखोगे तो अगर मैं इंटेंस अर्थक्वेक का हिस्ट्री देखूं तो ये रीजन ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है, यहाँ पे कभी अर्थक्वेक नहीं आया, यहाँ पे रेगुलर अर्थक्वेक आया है। अब अर्थक्वेक होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, दिस इज माई अर्थ, और यहाँ पे मैं सरफेस पे हूं। अर्थ के अंदर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर पे कुछ डिस्टरबेंस हुआ। अब डिस्टरबेंस क्या हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है वहां पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन हो गया। हो सकता है वहां पे किसी गैस का एक्सपांशन हुआ, किसी गैस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। हो सकता है वहां पे लैंड का मूवमेंट हो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हो सकता है कि वहां पे दो प्लेट का इंटरेक्शन हो सकता है वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो। सो कोई भी वहां पे डिस्टरबेंस होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं। ये सब तो मैंने आपको नेचुरल बताया। हो सकता है कि वहां पे लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम हमने बना दिया। हो सकता है कि वहां पे माइनिंग एरिया में हमने ब्लास्ट कर दिया, लैंडमाइन ब्लास्ट कर दिया। एनी डिस्टरबेंस इन अर्थ सरफेस, उसकी वजह से अर्थक्वेक होने का चांसेस है। डिस्टरबेंस कितना सिग्निफिकेंट होता है वो डिटरमाइन करेगा कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना होगा। अब इसको आप ऐसे देखो, से हम सरफेस पे हैं और ये सरफेस रॉक्स है। अब क्या हुआ, किसी रीजन की वजह से ये रॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है और ये रॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन कॉज करेगा, और फ्रिक्शन की वजह से देखना कि ये भी हिलने लगेगा। या फिर इसके नीचे एक रॉक्स है और वो रॉक्स मूव कर रहा है,
तो फ्रिक्शन की वजह से इसी को मूव करने का ट्राई करेगा। जैसे इमेजिन करो कि मैं इस पोडियम को ऐसा शेक करूंगा, तो इसके ऊपर जितने मटेरियल है वो सभी शेक करने लगेंगे ना। तो वैसे ही होता है कि अर्थ के अंदर जो रॉक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो दूसरों के ऊपर स्ट्रेन लेके आता है, और वो स्ट्रेन, वो प्रेशर, उसको इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से ये अर्थ के थ्रू स्प्रेड होगा और ग्राउंड को शेक करेगा इन डिस्टरबेंस बिलो अर्थ सरफेस। इसको ज्योग्राफी में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट सिंपल लैंग्वेज में एनी डिस्टरबेंस बिलो अर्थ सरफेस। अर्थ का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अर्थ के इंटीरियर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद पोर्शन है, उसको हम कहते हैं मेंटल, एंड सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन है, उसको हम कहते हैं कोर। अर्थक्वेक अकर होता है मेजरली वो क्रस्ट में अकर होता है। उस अगर मेंटल में अर्थक्वेक अकर होगा भी तो उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्रस्ट है सरफेस से 38 किलोमीटर तक, जितना नीचे डिस्टरबेंस अकर होगा, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो डिस्टरबेंस यहाँ पे अकर होता है एंड दिस इज 2700 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टरबेंस अकर हो रहा है। ये जब एनर्जी अर्थ के सरफेस पे आएगा तब तक ये एनर्जी लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितना डीप उसका डेप्थ होगा उतना ही कम उसका इम्पैक्ट होगा, जितना शैलो डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। सो अर्थक्वेक मेजरली अकर होता है इस रीजन में अकर होता है। यहाँ वाला अर्थक्वेक जो है वो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक है। तो अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस है, क्रस्ट है, इसको हम नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड करते हैं, और उस नंबर ऑफ प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो पूरे अर्थ को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो अब देखो, जैसे ये यूरेशियन प्लेट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। तो प्लेट्स हमारे कैसे होते हैं? इट कैन बी कंप्लीट कॉन्टिनेंटल, मींस कंप्लीट लैंड का पोर्शन है, कंप्लीट ओशिनिक, कंप्लीट वाटर का पोर्शन है, और कॉन्टिनेंट प्लस ओशिन है, मींस लैंड प्लस वाटर, ये दोनों है। तो आप अगर यूरेशियन प्लेट को देखो तो ये है मेरा लैंड का पोर्शन, ये है मेरा वाटर का पोर्शन, तो दोनों इसमें कंबाइन है। वैसे ही आप अफ्रीकन प्लेट को देखो, वैसे ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को देखो, पैसिफिक प्लेट को देखो, ये ओनली वाटर है। सो प्लेट कैन बी ओनली कॉन्टिनेंटल, it can be only oceanic, or it can be combination of both. So earth is divided into मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट, और वो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है, फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लेट के बाउंड्रीज, जहां पे प्लेट मिलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लेट जिस जगह पे मिलते हैं वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है। इफ प्लेट विथ टू डिफरेंट डेंसिटी मीट एट वन प्लेस, उसको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री कहते हैं। प्लेट विथ सेम डेंसिटी जहां पे मिलते हैं उसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। सेम डेंसिटी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, डिफरेंट डेंसिटी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, ये दोनों जब प्लेट एक साथ आते हैं तब इन दिस वे। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर कोई आपसे पूछे कि देखो मेरे पास वो तीन टाइप का प्लेट हो गया प्लेट बाउंड्री, एक प्लेट बाउंड्री है जहां पे सेम डेंसिटी का कन्वर्जेंस हो रहा है, दूसरा है जहां पे डिफरेंट डेंसिटी का कन्वर्जेंस हो रहा है, और थर्ड डाइवर्जेंस हो रहा है। तो उसमें से सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा इंटेंस वो होगा जब टू प्लेट और डिफरेंट डेंसिटी एक जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो दैट इज मोस्ट इंटेंस। सो मोस्ट डिस्टर्बेंस, मोस्ट डिजास्टर occur at plate boundary, whether it is a convergent plate boundary, divergent plate boundary और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज मोस्ट इंटेंस, वो सबसे ज्यादा इंटेंस है वहां पे। तीनों आप प्लेट बाउंड्री को देखो, ये नॉर्मल फॉल्ट है, तो यहाँ पे प्लेट इज मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, तो इसको मैं नेम कर सकता हूं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो सॉरी, इसको मैं नेम कर सकता हूं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बिकॉज प्लेट आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दूसरा आप इसको देखो, दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री,
दो प्लेट डिफरेंट डेंसिटी का एक साथ इंटरेक्ट करता है, और इसको मैं कह सकता हूं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, और इसको मैं कह सकता हूं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कह सकता हूं। सो तीन टाइप के प्लेट बाउंड्री हमारे पास हैं। जहां पे प्लेट एक दूसरे से अलग जा रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। जहां पे प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और जहां पे प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बट दे आर ऑफ सेम डेंसिटी, उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, और उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। तो अभी जो टर्की में अकर हुआ वो टर्की में ये वाला अकर हुआ। अब क्यों, इसके पीछे अब इस डायग्राम को देखो। ये वाला पोर्शन लैंड का पोर्शन है। देन अरेबियन प्लेट को देखो, ये भी लैंड का पोर्शन है। तो दोनों लैंड का पोर्शन एक साथ ये कोलाइड होता है। तो जब एक साथ कोलाइड होगा तो दोनों का डेंसिटी तो सेम होगा। लेकिन अगर एक लैंड है और एक वाटर है तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा, लैंड का डेंसिटी कम होगा, तो डिफरेंट डेंसिटी आ गया ना। तो जब दो ओशन कंबाइन कोलाइड कर रहा है या दो कॉन्टिनेंट कोलाइड कर रहा है तो उस केस में जो अर्थक्वेक होगा वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक अकर हुआ इस रीजन में, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ टर्की, वो अकर हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से वो अकर हुआ। सो प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जब वो क्लोज आएंगे तो देन उनका कन्वर्जेंस होगा और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा, उसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होगा। नाउ अर्थक्वेक के लिए डिस्टरबेंस जहां से ओरिजिन होता है, जहां से जनरेट होता है, ओरिजिन और जनरेट होता है, तो उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और अर्थ का वो लोकेशन जहां पे ये रिलीज होता है तो उसको एपिसेंटर कहते हैं। तो हाइपोसेंटर वहां पे ओरिजिन हुआ डिस्टरबेंस, और वहां से अर्थ के सरफेस पे आया, और अर्थ के सरफेस पे हम डिस्टरबेंस को फील करते हैं, तो उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। तो हाइपोसेंटर इज अ पॉइंट वेयर अर्थक्वेक का डिस्टरबेंस स्टार्ट होता है। एपिसेंटर इज अ पॉइंट जस्ट अबोव हाइपोसेंटर ऑन अर्थ क्रस्ट, जहां पे डिस्टरबेंस को हम फील करते हैं। अर्थ के अंदर कुछ भी हो रहा है हमें क्या करना है, जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ अर्थक्वेक कितना डीप अगर होता है वो डिटरमाइन करेगा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना है। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा का डेप्थ है, वहां पे अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो वो हमारे लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है। अब फोकस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हाइपोसेंटर होता है उसी का दूसरा नाम है फोकस। तो फोकस और हाइपोसेंटर इज अ पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक के लिए डिस्टरबेंस ओरिजिनेट होता है, एंड एपिसेंटर पॉइंट इज जस्ट अबोव इट। तो अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा फोकस है, डीप में फोकस है, तो वहां से जो अर्थक्वेक आएगा वो हमारे लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ और इस सरफेस पे आते आते एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा और उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। 70 to 300 किलोमीटर के बीच में आता है तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बट इट विल बी मिनिमल इम्पैक्ट। बट 0 से 70 होगा तो देन उसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। सो अगर अर्थक्वेक अगर होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अर्थक्वेक का फोकस कहाँ पे लोकेटेड है। अगर फोकस ज्यादा डीप है तो प्रॉब्लम नहीं है, फोकस अगर सरफेस पे है तो प्रॉब्लम है। नाउ 0 से 70 किलोमीटर है, अगर अर्थक्वेक यहाँ पे 5 किलोमीटर के डेप्थ पे अगर हो रहा है प्रॉब्लम है। अगर अर्थक्वेक से 60 किलोमीटर के डेप्थ पे अगर हो रहा है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। जितना डीप अर्थक्वेक होगा उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नाउ शैलो अर्थक्वेक है तो ये ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है बिकॉज ये ज्यादा एनर्जी सरफेस पे लेके आता है। अभी जो प्रेजेंट टर्की में अर्थक्वेक हुआ तो उसका फोकस था और उसका हाइपोसेंटर था दैट इज 17.9 किलोमीटर था। उसके बाद जो डीप अर्थक्वेक होता है सरफेस पे आते आते वो मैक्सिमम एनर्जी को लूज कर जाता है, और अर्थक्वेक के जो वेव ट्रेवल करते हैं तो वो ट्रेवल इस तरीके से कॉनिकल शेप में करते हैं। तो आप ऐसे देखो कि ये कोन बना, तो कोन कैसा है कि जो उसका बॉटम मोस्ट पोर्शन है वो पॉइंटेड है, लेकिन टॉप मोस्ट पोर्शन कैसा है वो ब्रॉड है। तो टॉप मोस्ट पोर्शन जब उसका ब्रॉड है तो वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, और बॉटम मोस्ट पोर्शन जो है वो लिमिटेड एरिया में होगा, बहुत कम एरिया में होगा। तो ये कॉनिकली अपवर्ड जाता है तो ज्यादा एरिया में भी स्प्रेड होगा। तो अब अगर ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा तो इसका इम्पैक्ट कम होगा। तो डीपर अर्थक्वेक है
एक तो अपनी एनर्जी को लूज कर जाता है, और नंबर टू ये होता है कि कोनिकल शेप में वो स्प्रेड होता है, तो उसका टॉपमोस्ट पोर्शन स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने की वजह से वो लेस इम्पैक्ट लेके आएगा। तो नेपाल में अर्थक्वेक अगर हुआ था 2015 में, और अभी भी एक अगर हुआ था, तो वो 25 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस था। तो 17.9 किलोमीटर का इम्पैक्ट हमें दिखा, 25 किलोमीटर का इम्पैक्ट उतना ज्यादा हमें नहीं दिखा। तो जितना डीपर फोकस होगा, उतना ही अर्थक्वेक से हम अपने आप को सेफ डिक्लेयर कर पाएंगे। उसके बाद जब अर्थक्वेक होता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक आता है। तो आफ्टर शॉक ऐसा कह सकते हो कि अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो सारा एनर्जी एक साथ रिलीज नहीं होता है, तो कुछ एनर्जी अर्थ के अंदर बचा रहता है और वो धीरे धीरे करके निकलता है, तो उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। अब आप पूछोगे कितने आफ्टर शॉक आ सकते हैं, तो इट कैन गो अप टू थाउजेंड्स, उतने आ सकते हैं। कितने दिन तक आफ्टर शॉक रह सकता है, तो ये आफ्टर शॉक जो है वो डेज, वीक्स, मंथ और ईयर्स तक भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक अभी 2023 में आया, हो सकता है कि इसके आफ्टर शॉक हमें 2025 तक भी मिले। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आफ्टर शॉक जो है वो हमें ज्यादा टाइम तक दिखता है। अब आफ्टर शॉक के पीछे का रीजन क्या है? सपोज करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ, तो जब मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। उसके बाद जब छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग अपने पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो इलास्टिक है। तो अर्थ के रॉक्स भी वैसे ही हैं कि अर्थक्वेक की वजह से क्रैक डेवलप हो गया है ना, उसके बाद फिर ये वापस आने का ट्राई करेगा। तो जब वापस आने का ट्राई करेगा तभी भी सेस्मिक शॉक क्रिएट करेगा, और पहले तो उसने क्रिएट किया ही था। तो अर्थक्वेक के बाद जब अर्थ अपने आप को रीएडजस्ट करता है, तब आफ्टर शॉक आते हैं। तो इट कैन गो अप टू डेज, वीक, मंथ एंड ईयर भी होगा। लेकिन से आज अर्थक्वेक अगर हुआ, तो आज इवनिंग में हमें बहुत सारे आफ्टर शॉक दिखेंगे। 10 दिन के बाद थोड़े कम हो जाएंगे, एक महीने के बाद और कम हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होने लगता है, वैसे वैसे उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। सो दिस इज आफ्टर शॉक। और ये आफ्टर शॉक भी डिवास्टेटिंग होता है, स्पेशली अगर वहां पे पास में माउंटेन रीजन है और वहां पे वाटर बॉडी है। अगर वाटर बॉडी है तो उसमें सुनामी होने के चांसेस हैं, डेडली वेव आने के चांसेस हैं, और अगर वहां पे माउंटेन है तो लैंडस्लाइड, एवलांच, लैंड का सब्सिडेंस होने के चांसेस हैं। अर्थक्वेक से नुकसान क्या होता है? तो एक नुकसान ये है कि ये अर्थ को शेक करेगा और ग्राउंड को ब्रेक कर देगा, रप्चर करेगा। से अभी मैं सरफेस पे हूं और मैं अर्थ के डीप में जा रहा हूं, तो सरफेस पे 0 किलोमीटर मेरा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, और अब मैं 20 किलोमीटर डीप में जा रहा हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर होगा से 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है कि रॉक्स मेल्ट हो जाए। तो जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अर्थ का टॉपमोस्ट पोर्शन है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और अर्थ का सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन है, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे अर्थ में मैं नीचे जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो नहीं इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है ना, आपने कहा डिक्रीज, सॉरी। तो वो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जो आपने स्टेट वाला बोला वो तो अलग चीज है। तो टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। तो सोइल जब अर्थक्वेक होगा तो सोइल अर्थ के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसका लिक्विफिकेशन होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उससे लाइफ का लॉसेस अगर होता है, देन वहां पे लैंडस्लाइड अगर होगा, उसके बाद फायर वहां पे अगर होगा, और सुनामी और फ्लड अगर होगा। अगर आसपास कोई वाटर बॉडी है या कोई डैम है तो वहां पे अकर होगा। तो ये अर्थक्वेक से नुकसान है। अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो हमारे पास 3 स्केल है। सबसे पहले है रिचर स्केल। इसको हमने 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। ये एक लोगरिथम स्केल है। लोगरिथम स्केल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? सपोज करो स्केल में मार्किंग है 3 और स्केल में मार्किंग है 4, यानी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो 1 यूनिट में अर्थक्वेक का इंटेंसिटी 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 0 से 1.9 स्केल में मार्किंग है, तो सेस्मोग्राफ इसको डिटेक्ट करेगा। 2.2 से 2.9 है तो हैंगिंग ऑब्जेक्ट स्विंग करेगा, जैसे फैन है वो स्विंग करने लगेगा। कल आफ्टरनून में सूरत में एक अर्थक्वेक आया था। सूरत गुजरात का साउथर्न पार्ट है, वहां पे एक अर्थक्वेक आया था, और वो 3.2
मैग्नीट्यूड का था। तो इससे जैसे कि आप अगर कभी किसी ब्रिज पे गए होंगे तो ब्रिज पे देखना कि वहां से एक ट्रक पास होता है, तो ट्रक पास होने के बाद ब्रिज थोड़ा वाइब्रेट करता है। या फिर ब्रिज है और उसके नीचे से रेलवे लाइन जा रही है, तो ट्रेन बहुत फास्ट वे में पास होती है तो भी देखना कि वो वाइब्रेट करता है। तो 3 से 3.9 के बीच में आपको वैसा वाइब्रेशन आप फील करोगे। उसके बाद 4 से 4.9 ये विंडो को ब्रेक कर सकता है। जैसे कि अब ये पोडियम पे मैंने स्पीकर रखा है, स्पीकर को नीचे गिरा देगा, तो यहां से डेंजर चालू हो जाता है कि 5 से 5.9 के बीच में है तो फर्नीचर मूव करेगा, प्लास्टर गिरने लगेंगे। 6 से 6.9 है तो वॉल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। 7 से 7.9 है जो अभी टर्की में आया, तो उससे बिल्डिंग अपने फाउंडेशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, अर्थ के अंदर क्रैक डेवलप होगा, ग्राउंड के जो ड्रेनेज के पाइप हमने रखे हैं वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और 9 से है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इट इज द मोस्ट इंटेंस। तो अर्थक्वेक के टाइम पे कितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। ना रिचर स्केल का नेगेटिविटी ये है कि ये बहुत एक आउटडेटेड मेथड हो गया है अर्थक्वेक को मेजर करने का, और इससे उतना हमें एक्यूरेसी नहीं मिलता है। अगर कुछ फ्रीक्वेंसी का, कुछ इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है तो देन ये वैलिड है, बाकी हर एक अर्थक्वेक के लिए वैलिड नहीं है। तो ये एक बहुत आउटडेटेड मेथड हो गया है। तो फिर हमने एक नया मेथड हम लेके आए, तो वो है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल हम लेके आए। तो इसको एम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एम एंड स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। रिचर्स के लिए कहता था कि अर्थ के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कितना हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ये कहता है कि जब अर्थक्वेक अकर हुआ तो अर्थ सरफेस पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ, बीच में जो लॉस हो जा रहा है उसको लेट इट बी, छोड़ दो उसको, क्योंकि रिचर स्केल उतने एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पा रहा था। तो इसका आप यूनिट देखो, इसे 4 मार्किंग है और स्केल पे 5th मार्किंग है। तो अगर स्केल पे 4 मार्किंग है और 5th से आप कंपेयर करो तो 32 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यानी जैसे जैसे आप हायर स्केल में जाओगे तो देखना कि 4,76,000 और उसको आप कंपेयर करो 1.5 करोड़ से कंपेयर करो, इंटेंसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 32 टाइम इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट 32 टाइम इंक्रीज हुआ, तो वो जस्ट 10 टाइम इंक्रीज हो रहा था। तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल कोई आपसे पूछे तो ये मेजर करता है कि अर्थक्वेक के टाइम टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ, मीन सरफेस पे कितना एनर्जी है, वी आर कंसर्न विद दैट। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जब अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ से 100 किलोमीटर डीप में 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, बट सरफेस पे 2 जूल ही आया। तो फॉर मी इंटरेस्ट इज 2 जूल, फॉर मी इंटरेस्ट इज नॉट 100 जूल। 100 जूल वो किसके लिए इंटरेस्ट है, रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में 2 जूल को मेजर करते हैं, तो दैट इज माय इंटरेस्ट एरिया। ये ज्यादा एक्यूरेट है, और सेम रिचर स्केल की तरह ये भी लोगैरिथम स्केल है। उसके बाद थर्ड आया मॉडिफाइड मर्केली स्केल और रोसी फोरल स्केल आया। तो इससे हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से इम्पैक्ट कैसा हुआ। जैसे अभी ग्राउंड के अंदर अर्थक्वेक अगर हुआ और ये सैंड का स्ट्रक्चर है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम अगर नहीं होगा। ग्राउंड के अंदर अर्थक्वेक अगर हुआ और ये रॉकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रॉब्लम अगर होगा। ग्राउंड के अंदर अर्थक्वेक अकर हुआ और यहाँ पे वाटर बॉडी है, उसके ऊपर डिफरेंट इंपैक्ट होगा। सैंड के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं, रॉक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट, वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट। तो सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, लेकिन तीनों जगह पे तो डिफरेंट इंपैक्ट है ना, क्योंकि तीनों डिफरेंट जगह पे सरफेस डिफरेंट है। तो वहां पे एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा, एक्चुअल डिवास्टेशन कितना होगा, एक्चुअल लॉस कितना होगा, उसको मेजर करते हैं मॉडिफाइड मर्केली स्केल से, हम उसको मेजर करते हैं। तो इसमें 1 इंटेंसिटी का होगा तो इसको इसके इफेक्ट को फील नहीं करते हैं, लेकिन जब 10+ होगा तो यस इसको फील करेंगे, और ये एक्सट्रीम है। तो इसमें मार्किंग है अप टू 12 तक, इसके अंदर मार्किंग है। अब अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, अगर कोई आपसे पूछे कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मेरे को इतना नहीं समझना है कि कहाँ अर्थक्वेक हो रहा है, नहीं अर्थक्वेक हो रहा है, मेरे को ये बताओ कि किस जगह पे अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंस होगा, ज्यादा डिजास्टर लेके आएगा, और किस जगह पे कम लेके आएगा, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अर्थक्वेक का फोकस और हाइपोसेंटर कितना डीप है। अगर ज्यादा डीप है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर शैलो है तो प्रॉब्लम है। एंड नंबर 2,
अर्थक्वेक जब वहां पे स्ट्राइक करता है तो वहां पे सरफेस कौन सा है? रॉकी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेटू सरफेस है, सरफेस कैसा है? तो सरफेस कैसा है और कितना डीप फोकस है, उन दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं? नो, इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन करेंगे और जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है उसके बीच में बहुत टाइम है। जैसे मैं आपको कहूं कि देखो अभी 1 मिनट में अर्थक्वेक अकर होने वाला है, अपना सामान पैक करो निकलो यहाँ से, है ना। जैसे ही आप रूम के बाहर निकलोगे अर्थक्वेक आ गया, है ना। लेकिन सुनामी में या साइक्लोन में, उसमें तो पहले से ही हम करते हैं ना, कि जो भी आपके पेंडिंग काम है खत्म करो, पैकिंग वैकिंग जल्दी जल्दी कर लो, कल सुबह सुनामी आने वाला है ना। चलो सुनामी 1 घंटे लेट आ सकता है, 1 घंटे जल्दी आ सकता है ना, पर अर्थक्वेक बहुत डेस्परेट होता है आने के लिए, है ना। जैसे ही उसमें से एनर्जी रिलीज हुआ तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए इसको फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसको फोरकास्ट कर रहे हैं कि ओके यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, वो दूर कहीं 1000 किलोमीटर जाके होगा, तो मिलेगा कि ये क्या हो गया, है ना, यहाँ पे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो अर्थक्वेक के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मे बी फ्यूचर में अगर हम कोई ऐसा फोरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिससे हमें पता चले कि प्लेट्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, प्लेट्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कब इतना एनर्जी बिल्डअप हो गया कि वो अर्थक्वेक लेके आएगा, तब पॉसिबल हो पाएगा। टिल नाउ हमें क्या करना है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन पे फोकस करना है, कि हमें ट्राई करना है कि लेस कॉन्क्रीट वहां पे हम कंस्ट्रक्शन लेके आए। उसके बाद वर्ल्ड के कुछ डेडलीस्ट अर्थक्वेक अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर हैती में, पैसिफिक ओशन में है, वहां पे एक अर्थक्वेक अगर हुआ था, 7.2 रिक्टर स्केल का था। उसके बाद पाकिस्तान में 7.7, 6.8, 2013 में, नेपाल में 7.8, अफगानिस्तान में 2015 में 7.8। ये सब कुछ रिसेंट अकर हुए थे। हैती में यहाँ पे 3,16,000 लोगों का डेथ हो गया था। फिर 2004 में एशिया में अकर हुआ था, ये 9.15 का था, अभी तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका इफेक्ट इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इंडिया के कोस्टल रीजन में इसकी वजह से सुनामी अकर हुआ था। अगर आपने सुना होगा तो वो जो सुनामी था वो बहुत डिवास्टेटिंग था, 2004 का। जापान में 2011 में जब अर्थक्वेक अकर हुआ था, उसकी वजह से वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था फुकुशिमा, वो डिजास्टर अकर हुआ था। और उस समय जो एनर्जी रिलीज हुआ था, तो 1986 चेरनोबिल, वहां पे जो न्यूक्लियर डिजास्टर अकर हुआ था उसके इक्विवेलेंट हमने अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को फील किया था। देन 2004 में सुमात्रा में जो अर्थक्वेक अकर हुआ था उसका सुनामी का इफेक्ट इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया और श्रीलंका तक हमने फील किया था। जस्ट इमेजिन करो, डिस्टेंस बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया बहुत ज्यादा है, और फिर भी हमने इफेक्ट उसको फील किया था। तो ये कुछ डेडलीस्ट लास्ट 20 ईयर में अर्थक्वेक अकर हुए थे ऑन अर्थ। नाउ अर्थक्वेक कहाँ कहाँ हो सकता है, तो कुछ पैरामीटर को हम देखते हैं। तो एक पैरामीटर है कंट्रीज विथ मोस्ट अर्थक्वेक पर यूनिट एरिया, यानी आप कह सकते हो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को लो और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे हो सकता है, तो 3 कंट्री है। एक फिजी है, दूसरा टोंगा है, और थर्ड है इंडोनेशिया। ये तीनों जगह पे हो सकता है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन देखो ग्रीन वाला, वो प्लेट का इंटरफेस है, दो प्लेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो गोल्डन लाइन देखो वो माइक्रो प्लेट है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा अभी तक अर्थक्वेक कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, तो वो जापान में रिकॉर्ड हुआ। जापान को आप कहोगे कि अगर डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंट्री है। वहां पे साइक्लोन रेगुलरली इरप्ट होता है, सुनामी अकर होता है, अर्थक्वेक अकर होता है, वोल्केनो अकर होता है। तो फिर भी उसके बाद उन्होंने अपने इकोनॉमी को बिल्ड किया, तो दैट इज अ कमेंडेबल थिंग। कंट्रीज जहां पे सबसे कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक अकर हुआ, अब ये उस जगह पे होगा जहां जो अर्थक्वेक के फॉल्ट लाइन में भी लाई कर रहा है, और प्लस वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो एक है चाइना, दूसरा है ईरान, और थर्ड है टर्की। सो ये कुछ कंट्री है जहां पे मैक्सिमम अर्थक्वेक स्ट्राइक होने के चांसेस है। उसके बाद इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है, तो हमने आर्मी के मेडिकल टीम को भेजा है वहां पे। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके थ्रू हमने क्रिएट किया था, उनको हमने भेजा है। मेडिकल सप्लाई हमने वहां पे भेजा है। टर्की को हम एड भी दे रहे हैं। सो इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्री था जिसने बहुत अर्ली वहां पे हमने एड भेजा है और उनको हेल्प भेजा है।